Let's start our topic commercial banks. Borrowed fund में we have already discussed trade credit, debenture and public deposits. तीन फंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किए. टुडे वी विल डिस्कस कमर्शियल बैंक. आप सब लोगों ने कमर्शियल बैंक का नाम सुन रखा होगा. हमारे आसपास जो भी बैंक है, वो सारे के सारे बैंक कमर्शियल बैंक है. कमर्शियल बैंक के पास कोई भी कंपनी फंड रेज करने के लिए जा सकती है. कोई भी कंपनी, चाहे वो स्मॉल साइज की है, चाहे वो लार्ज साइज की है, एनी कंपनी इज आल्सो रेज द फंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जनरली हमारी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करता है. शॉर्ट टाइम या मिड टाइम के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, देन कमर्शियल बैंक हमारी शॉर्ट टाइम और मिड टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. कोई स्पेशल ऐसी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि आसपास जितने भी बैंक आते हैं वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक हैं. जब भी किसी भी बिजनेसमैन को शॉर्ट टाइम के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है तो वो कमर्शियल बैंक से फंड रेज कर सकते हैं. आजकल तो कहते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है वो लॉन्ग टाइम के लिए भी फंड अवेलेबल करने लगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जनरली लोग कमर्शियल बैंकों से कम जो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं उनसे ज़्यादा लेते हैं. ठीक है, बाकी ज़्यादा ही फेमस है शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल करने के लिए. उसके बाद आता है कि कमर्शियल बैंक की फीचर्स. एक्चुअली में आपकी बुक में ना कमर्शियल बैंकों की फीचर्स हेडिंग वाइज एक्सप्लेन नहीं है. हेडिंग नहीं लिखा हुआ, सिंपल लाइनों में लिखी थी, लेकिन मैंने हेडिंग में उनको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ हेडिंग में एक्सप्लेन करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है. इसमें फर्स्ट आपका आता है सीक्रेसी. कहता है कि कमर्शियल बैंकों से आप है ना जब भी लोन लेते हो या फंड रेज करते हो तो आप अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन कमर्शियल बैंक के पास अवेलेबल कराते हो, लेकिन कमर्शियल बैंक आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करता. ठीक है, वो ऑल ओवर इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है. जैसे जब भी मैं बैंक से लोन लूँगी तो बैंक मेरी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, मेरा एड्रेस मेरा हर प्रूफ बैंक अपने पास रखता है, देन जाके बैंक मुझे लोन सैंक्शन करता है. अब बैंक के पास तो मेरी सारी की सारी डिटेल है, अगर बैंक चाहे तो मेरी डिटेल या मेरी इन्फॉर्मेशन को कहीं भी लीक करके भी यूज कर सकता है, लेकिन नहीं. कहता है कमर्शियल बैंक मेरी ऑल ओवर जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है, किसी भी अनदर कस्टमर या कहीं भी उसको लीक नहीं करता है. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, और ना ही दूसरों पर्सन को बताता है कि भाई इस पर्सन ने इतना लोन ले लिया, जो भी कर लिया. मेरी और बैंक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट जो डील हो जाती है, बैंक उस कॉन्ट्रैक्ट और डील को भी किसी के सामने कोई भी डिस्क्लोज नहीं करता है, हमेशा ऑलवेज सीक्रेसी रहती है इसमें. सेकंड, नो फ्लोटेशन कॉस्ट. जब भी आप बैंक से लोन ऑब्टेन करते हो तो आपको किसी टाइप की कोई फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करने की जरूरत नहीं है, या किसी टाइप का आपको कोई रजिस्ट्रेशन या प्रोस्पेक्टस इश्यू करवाने की जरूरत नहीं है, कोई कॉमन सी बनवाने की जरूरत नहीं है, किसी ब्रोकर को हायर करने की जरूरत नहीं है. इट मीन्स बैंक से लोन लेने के लिए आपको किसी टाइप की कोई एक्सपेंस बियर करने की जरूरत नहीं है. हाँ, आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने होते हैं, लेकिन आपको इसके लिए किसी टाइप का कोई एक्सपेंस इंक्योर नहीं करना होता, कोई खर्चा नहीं करना होता. तो बेटा जो कमर्शियल बैंकों से जब हम लोन लेते हैं तो उसकी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि किसी टाइप का कोई एक्सपेंस आपको लोन लेने के लिए बियर नहीं करना होता. थर्ड आता है फ्लेक्सिबल होता है. कमर्शियल बैंकों से फाइनेंस लेना काफ़ी फ्लेक्सिबल है. हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब चाहे फाइनेंस ले सकते हैं, और हमने फाइनेंस ले लिया 10 ईयर के लिए, लेकिन अगर हमारे पास पहले पैसे आ जाते हैं तो हम पहला पैसा देकर भी अपने लोन को वाइंड अप करा सकते हैं. यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. जब हमें जरूरत हुई, ठीक है, वी रेज द फाइनेंस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, और जो हमें जरूरत नहीं है तो हम अपने लोन के अमाउंट क्या कर सकते हैं, उनको रिटर्न भी कर सकते हैं. जैसे इक्विटी में था कि इक्विटी का पैसा अगर इक्विटी शेयर इशू करके आपने एक बार फंड रेज कर लिया, आप चाहकर भी इक्विटी का पैसा रिटर्न नहीं कर सकते, तो वो परमानेंट फाइनेंस होता है. इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें. इसमें ऐसा नहीं है. अगर आपके पास जैसे मान लो मैंने हाउस लोन ले रखा है 20 साल के लिए, ठीक है, अब 20 साल की, इसका मतलब मैं लोन की इंस्टॉलमेंट पेमेंट करती रहूंगी बैंक को, लेकिन बाय द वे अगर मेरे पास 20 साल से पैसा कोई लमसम अमाउंट आ जाती है 20 साल से पहले, तो मैं चाहूँ तो पहले भी 20 साल से पहले अपने लोन को वाइंड अप करा सकती हूँ. ये भी फैसिलिटी होती है. इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल सोर्स है. जब चाहे हम अमाउंट को डिक्रीज कर सकते हैं, जब चाहे हम अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद आता है शॉर्ट पीरियड. कहता है कि भाई कमर्शियल बैंकों का फाइनेंस जनरली हम शॉर्ट पीरियड के लिए रेज करते हैं, क्योंकि ये हमारी शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करते हैं. इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए, वैसे आजकल कमर्शियल बैंक आजकल लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंस अवेलेबल जरूर
लेकिन पब्लिक लॉन्ग टाइम के लिए कमर्शियल बैंकों से फंड कम रेज करती है, शॉर्ट टाइम के लिए ही फंड यूज किया जाता है। इनसे जो पैसा लिया जाता है वो जनरली हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा एक बात बताओ कि तब बैंक यानी कमर्शियल बैंक जब भी आपको लोन अवेलेबल कराएंगे तो लोन अवेलेबल करने से पहले बैंक आपके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगता है, आपकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को वो क्या मांगता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मांगता है विद प्रूफ, और उसके बाद ही बैंक लोन क्या करेगा, सैंक्शन करेगा, लोन आपको अवेलेबल करेगा। ठीक है, इट मींस लोन प्रोवाइड करने से पहले बैंक आपके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है। विदाउट डिटेल इन्वेस्टिगेशन बैंक कभी भी आपको लोन अवेलेबल नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे मान लो फॉर एग्जांपल है पर्सनल लोन लेना है, तो कितना लोन, मैं तो कहूँगी कि भाई मेरे को तो 50 लाख का लोन दे दो, 1 करोड़ का लोन दे दो, लेकिन बैंक कहेगा 1 करोड़ की इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करेगा बैंक, आपके पास इनकम का क्या क्या सोर्स है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और बेटा जितनी मेरी मंथली इनकम है उसके हिसाब से बैंक मुझे लोन क्या करेगा, अवेलेबल करेगा। अगर मेरी मंथली इनकम 2 लाख है तो मुझे 50 लाख तक का या 80 लाख तक का अवेलेबल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ का कर देगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक अगर मान लो जितनी लोन की इंस्टॉलमेंट बनती है तो बैंक सोचेगा कि इंस्टॉलमेंट देने के बाद कम से कम 30-40 हज़ार इसके पास बचना चाहिए, क्योंकि वो इसके पर्सनल एक्सपेंस के लिए होते हैं। अगर मैं ये कहती हूँ कई बार कि नहीं चल सर आप मेरे को ना ऐसा करो 1 करोड़ का लोन फाइनेंस कर दो, मेरी इनकम इतनी है नहीं, तो बैंक कहेगा भाई इंस्टॉलमेंट कैसे देगा, तो मैं ये कहती हूँ सर ऐसा करो मेरी वाइफ भी कमा रही है और वो भी, तो कहेगा ऐसा करो आप लोन ज्वाइंट अकाउंट से ले लो। जैसे मान लो कई बार बंदा कह देता ना कि सर मेरी अकेले की अर्निंग नहीं है, मेरी जितनी सैलरी है मैं पूरी की पूरी सैलरी एज इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट कर दूंगा। बैंक पूछेगा भाई आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा, आप अपने पर्सनल एक्सपेंस कैसे बियर करोगे, सर मेरी वाइफ भी अर्न करती है, तो आप कहोगे कि भाई वाइफ अर्न कर रही है ना, तो आप ऐसा करो ज्वाइंट अकाउंट से लोन ले। ज्वाइंट अकाउंट का मतलब होता है कि दोनों मिलकर अकाउंट ओपन करो और वो लोन दोनों मिलकर ले लो, और उस लोन की पेमेंट भी दोनों मिलकर ही कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और बैंक भी श्योर हो जाएगा भाई 2 बंदे कमा रहे तो डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट कर देंगे। तो इसका मतलब होता है कि बैंक ऐसे किसी को मनमाना लोन नहीं देता है, बैंक आपको उतना ही लोन अवेलेबल कराएगा जितनी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, जितनी आपकी पेइंग कैपेसिटी, जितनी आपकी सैलरी है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको लोन सैंक्शन करता है, मनमाना लोन कभी नहीं देता। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके लोन की अमाउंट भी बढ़ जाएगी, अगर आपकी इनकम और बढ़ेगी तो बैंक भी आपको और ज़्यादा लोन दे देगा। इनकम अगर आपकी कम होगी तो बैंक लोन भी क्या देगा, कम देगा, क्योंकि बैंक हमेशा लोन देने से पहले ये देखता है कि बंदा रिटर्न कर पाएगा या नहीं। रिस्ट्रिक्शंस, सम टाइम बैंक जो होता है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, सम टाइम कुछ केसेस में बैंक्स इज आल्सो पुट सम रिस्ट्रिक्शंस फॉर प्रोवाइडिंग एनी लोन। जब भी किसी कस्टमर को कोई लोन अवेलेबल कराता है बैंक, तो बैंक कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा देता है। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे फॉर एग्जांपल है, ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, लोन लेने के बाद बैंक से मैं इंस्टॉलमेंट प्रॉपर पेमेंट कर रही हूँ। अब बैंक में टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं दे रही, कभी लेट हो जाती हूँ, कभी 2-2 महीने तक देती नहीं हूँ, बैंक बार बार मेरे पास नोटिस सेंड करता है कि भाई आप क्या करो, लोन की पेमेंट करो। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं ये कहती हूँ यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से लोन की पेमेंट करूँ, मेरे पास तो इंस्टॉलमेंट कहाँ से दूँ, मेरे पास इतनी इनकम ही नहीं है। तो बैंक क्या करता है, खुद बार बार कॉल करेगा, तो बैंक काफी डिस्टर्ब रहता है, यार इस कस्टमर के पास बहुत सारे लोग हैं, कॉल करनी पड़ती है, तो बैंक रिकवरी एजेंट भी हायर करके रखता है। उन रिकवरी एजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, जिन लोगों को लोन दे रखा है, जो डिफॉल्टर है, कम पेमेंट करने के चांसेस है, बैंक को कहीं डूब ना जाएगा ऐसा, तो रिकवरी एजेंट को वो केस हैंडल कर देता। रिकवरी एजेंट आपके पास बार बार कॉल करेगा, आपको रिमाइंड कराता रहेगा भाई पैसे देने, पैसे देने, पैसे देने। अब मैं उसके बाद उस रिकवरी एजेंट को कहती हूँ यार मैं कैसे पेमेंट करूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। रिकवरी एजेंट आपको कहते हैं आप ऐसा करो, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो बैंक के नजर। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित कर दो अपने आप को कि मेरे पास तो कोई पैसा है ही नहीं। अगर मान लो मैं बैंक की नजरों में अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती हूँ, ठीक है, तो बैंक मेरे को 7-8 हज़ार या 5-7 लाख का कंसेशन बैंक मुझे जरूर देगा। ठीक है, मुझे 10 लाख तक का भी बैंक कंसेशन दे देता और कुछ पैसा मैं उसको पेमेंट कर देती हूँ, जितना मेरे पास है वो कर दिया, 10 लाख का कंसेशन देंगे और बैंक ने इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर बैंक मुझे इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर देगा तो बैंक मुझे आने वाले, इससे मेरी क्रेडिट वर्थनेस कम हो जाती है और ये इन्फॉर्मेशन बैंक सभी बैंकों में सर्कुलेट कर देगा, फिर उसके बाद मुझे किसी बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा। रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है और इससे मेरी क्रेडिट वर्थनेस,
ठीक है, फ्यूचर में मेरी लोन कभी मैं ले ही नहीं पाऊंगी, तो कुछ साल के लिए वो परमानेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि कोई भी बैंक आपको लोन अवेलेबल ही नहीं करेगा, क्योंकि इससे क्रेडिट वर्थनेस आपकी क्या हो रही है, रेटिंग कम हो जाती है आपकी। तो इसका मतलब कि कुछ कंडीशंस में बैंक रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है और आपको लोन प्रोवाइड करता भी नहीं है। तो ये था कि कमर्शियल बैंकों से जब भी हम लोन लेते हैं तो सबसे पहले तो ये होती है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना चाहिए उतना लोन ले सकते हैं। कम अमाउंट की जरूरत है तो कम अमाउंट का लोन ले सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट की जरूरत है तो हम ज़्यादा अमाउंट का भी बैंक से लोन ले सकते हैं। सीक्रेसी रहती है, बैंक हमारी किसी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज नहीं करता है, किसी को लीक नहीं करता है, ठीक है। बैंक से लोन लेने के लिए हमें किसी टाइप का कोई एक्सपेंस बियर नहीं करना पड़ता है, जिसकी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। बड़ा फ्लेक्सिबल सोर्स है, जब चाहे हमने बैंक से लोन लिया, जब चाहे अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो हम लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं। मीन्स हमें किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि परमानेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है। बैंक लोन का पैसा जनरली हम शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करते हैं, मीन्स शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा यूज किया जाता है। और बैंक जब भी हमें फाइनेंस अवेलेबल कराता है तो हमारे बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही करता है। जब बैंक हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस से सेटिस्फाई हो जाता है उतना ही बैंक हमें लोन सैंक्शन करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करता है। और सम टाइम बैंक कस्टमर्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देता है कि भाई इनको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा अगर बैंक की नज़रों में वो डिफॉल्टर केस है। तो ये था कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंकों की फीचर्स। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कि भाई पब्लिक डिपॉजिट और कमर्शियल बैंकों में क्या मेन डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले आता है आपका सिक्योरिटी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, सिक्योरिटी। बेटा पब्लिक डिपॉजिट पर कोई सिक्योरिटी कंपनी अवेलेबल नहीं करती है, लेकिन जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बैंक के पास क्या रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जब हम बैंक को सिक्योरिटी देंगे, अगर मैं हाउस लोन लेती हूँ तो हाउस की रजिस्ट्री मुझे बैंक के पास डिपॉजिट करवानी होती है, देन बैंक मुझे लोन सैंक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करता। तो पब्लिक डिपॉजिट पे कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं देती है, यानी पब्लिक डिपॉजिट पे किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन बैंक को हमें क्या देनी पड़ती है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। गवर्न बाय, क्या आंसर, अगर पब्लिक डिपॉजिट है तो यहाँ कंपनीज एक्ट फॉलो होता है, कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो होता है, जबकि यहाँ लोन कमर्शियल बैंकों से लेते हैं तो आरबीआई के रूल्स फॉलो होते हैं। आरबीआई ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं लोन देने के, जो रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, वो आरबीआई के नॉर्म्स हम फॉलो करते हुए लोगों को लोन अवेलेबल कराएंगे, जबकि यहाँ कंपनी एक्ट फॉलो होता है। उसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा पब्लिक डिपॉजिट से अगर एक कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो पब्लिक की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, लेस, लेकिन अगर एक कंपनी बैंक से लोन लेगी तो बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ध्यान रखना इस चीज को, तभी तो उसमें कल आया था पब्लिक डिपॉजिट इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर एक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ले रही है तो उस पर इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, लेकिन वही कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है तो उसको इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। तो यह इंटरेस्ट की रेट कम होती है या इंटरेस्ट की रेट इसके कंपेरेटिव ज्यादा होती है। उसके बाद पीरियड, पब्लिक डिपॉजिट जनरली हम 6 मंथ टू 3 इयर्स यानी 3 साल के लिए मैक्सिमम पैसा ले सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट का, जबकि बैंक लोन से पैसा या तो शॉर्ट टाइम के लिए फिर या मिड टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम जो 1 साल होता है, ठीक है, और मिड टाइम 1 ईयर से अबव और मैक्सिमम 5 ईयर का जो टाइम होता है वो आपका मिड टाइम होता है, यानी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं लोन से। उसके बाद होता है सूटेबिलिटी, कहता पब्लिक डिपॉजिट उन्हीं कंपनियों के लिए सूटेबल है जिनकी बेटर गुडविल है, जिन कंपनियों की बड़ी अच्छी रेपो है उन कंपनियों के लिए पब्लिक डिपॉजिट वाला सोर्स ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि जिन कंपनियों की गुडविल अच्छी है वो पब्लिक डिपॉजिट से पैसा इजीली से रेज कर सकती है, पब्लिक से पैसा ले सकती है। भाई जिस कंपनी लॉस पे चल रही है तो लोग जमा ही नहीं करेंगे उस कंपनी में। कंपनी तो लेना चाहेगी, अगर मेरी कंपनी लॉस पे चल रही है तो मैं तो पब्लिक से पैसा लेना चाह रही हूँ, मैं तो न्यूज़पेपर में इन्विटेशन दे रही हूँ कि भाई पैसा जमा कराओ आपके पास अगर एक्स्ट्रा है तो, लेकिन लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब लोगों को डर है कंपनी लॉस पे चल रही है, भाई पब्लिक डिपॉजिट पे सिक्योरिटी वैसे नहीं होती है, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, इसलिए पब्लिक डिपॉजिट पर वही कंपनियां जिनकी बेटर गुडविल होती है उन्हीं कंपनियों के पब्लिक डिपॉजिट सूटेबल है। लेकिन फॉर लोन फ्रॉम बैंक्स जो होते हैं कमर्शियल बैंक, ऑल कंपनियों के लिए सूटेबल है, ऑल कंपनीज। ऑल कंपनी का मतलब चाहे एक स्मॉल कंपनी है, चाहे एक बड़ी कंपनी है, चाहे किसी भी टाइप की कंपनी है, कोई भी कंपनी कमर्शियल बैंकों से लोन ले सकती है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आता है सीक्रेसी। बेटा पब्लिक
डिपॉजिट में सीक्रेसी नहीं रहती है, क्योंकि कंपनी हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक कर सकती है, लेकिन बैंक हमेशा क्या रहती है, सीक्रेसी रहती है, क्योंकि बैंक हमारी किसी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करता है। अगर बैंक के पास, वैसे मैंने पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, अपने फाइनेंस के बारे में भी पूरी बात बता रखी है, लेकिन बैंक कभी भी हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कहीं भी किसी भी दूसरे कस्टमर के सामने लीक नहीं करता है। तो बैंक में सीक्रेसी रहती है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में एक कंपनी के पास भी हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन वो कंपनी कहीं भी हमारी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ना सिक्योरिटी देती है। ठीक है, तो ये था पब्लिक डिपॉजिट और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स में क्या डिफरेंस है। पहले तो ये बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट है डिफरेंस में? किसी भी स्टूडेंट को डिफरेंस में कोई डाउट? ये कमर्शियल बैंक का मीनिंग, कमर्शियल बैंकों का मीनिंग कोई स्पेशल है नहीं। कमर्शियल बैंक जो सराउंडिंग एरिया में जो भी अपने बैंक है, वो सारे कमर्शियल बैंक है जो हमारे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। बस इतना लिखना है नॉर्मल, कोई डेफिनेशन स्पेशलाइज नहीं। फिर ये कमर्शियल बैंकों की फीचर्स है। किसी स्टूडेंट को ये टॉपिक में डाउट है तो बोलो। पीछे हाँ बोलो। हम जो ये रेस्ट्रिक्शंस है, इसमें अगर जैसे कंपनी बोलो सोच के किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हो। बैंक तो लॉस में चला जाएगा अगर हमने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो बैंक को। हाँ, तो बैंक एक बात बताओ, बहुत सारे आपने देखा होगा अमेरिका में 17 बैंक एक साथ फेल हो गए थे एक बार, 2008 की बात है। ठीक है, एक साथ 17 बैंक क्यों फेल हुए थे? लोग इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया था, बैंकों को तो दिक्कत आ गई, तो उस टाइम सारा लॉस जो होता है वो गवर्नमेंट बियर करती है। लेकिन अगर बैंक मान लो वो बंदा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो बैंक उसको 5-7, तो इस केस में तो हम अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कुछ ऐसे केस भी आते हैं हमारे पास जो डिफॉल्टर केस होते हैं। ठीक है, अब अपने स्कूल में ही है, या मान लो यहाँ 5000 बच्चे बढ़ रहे हैं, तो 5000 में से कम 10 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, जिनके पेरेंट्स ही कहते हैं जी हमारे पास एक पैसा नहीं है देने के लिए। आपको लगेगा मैडम 10 बच्चों से तो स्कूल लॉस में चला गया, अरे इतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत लॉस भी चलता रहेगा। समझ आ गया? एक कंपनी है, एक बैंक है, बैंक को वो इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसमें कुछ कस्टमर्स डिफॉल्टर केस के भी आते हैं, तो उस केस में अगर वो उनको 5-7 लाख का कंसेशन ना दे तो उनको सारा का सारा लॉस भी बियर करना पड़ेगा। अगर वो पेमेंट नहीं, तो बैंक सोचेगा कम से कम 5 लाख का कंसेशन देने से और बाकी पैसा तो आ रहा है ना मेरे पास, तो वो भी बैंक के लिए एक ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। समझ आ गया पूरे? अब आप कई बार सोचते हो कि मैं कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट ऑफर करती है, तो इससे तो कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना भाई, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट। लेकिन सोचो अगर वो कंपनी ऐसा ऑफर ना दे तो उसका पूरा का पूरा स्टॉक ही गोडाउन में रखा हुआ है, तो मार्केट में डिमांड नहीं है, तो पूरे का ही लॉस होगा भाई। पूरे से अच्छा आधा लॉस हो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ तो पैसा आ रहा है सेल करने से, स्टॉक तो क्लियरेंस हो रहा है, कुछ तो पैसा आएगा। तो इसलिए बैंक क्या सोचता है, सारा पैसा डूबने से अच्छा कुछ डिस्काउंट देकर पैसा फटाफट से ले लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आप लोगों ने अकाउंट्स में जनरल एंट्री में सीखा होगा कैश डिस्काउंट। एक सेलर को कैश डिस्काउंट क्यों देता है? प्रमोट पेमेंट करने के, भाई फ्रिक्वेंटली आप पैसा पेमेंट कर दो तो वो कैश डिस्काउंट देता है, क्योंकि अगर मान लो 5-7% की डिस्काउंट देगी तो क्या होगा, पैसा तो आ रहा है, अगर डिस्काउंट ना होगा वो पैसा बैड डेट्स में चला गया तो सोचो उससे भी बड़ा लॉस है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो बिजनेस की थिंकिंग रखता है। समझ आ गया? वो 2 रुपए के पीछे नहीं, वो 10 रुपए की सोच रखता है कि 10 के डूबने से अच्छा है 2 डूब जाए तो वो लॉस बियर कर लेगा, 8 तो आ रहे हैं। बस इसी रीजन से कि वो तो डिस्काउंट्स दे देता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि भाई नहीं देना इन लोगों को, लेकिन वो इस तरीके से फाइनल रिकवरी भी करवा देता है, कुछ कंसेशन देता है अगर आप नहीं दे पा रहे। ओके, यस। जो नेक्स्ट आपका बोरोड फंड का सोर्स है वो आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले तो आपको ये समझना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस का काम करते हैं। पहले देखो, अगर मैं इंडिपेंडेंस के बाद की भी बात करूँ ना, तो हमारे इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं थे, सिर्फ बैंक होते थे। समझ आ गया? लेकिन जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन आए, प्रोड्यूसर्स बढ़े, तो डेफिनेटली फाइनेंस की डिमांड भी बढ़ी। अब फाइनेंस के फील्ड में फिर कमर्शियल बैंक ही सफिशिएंट नहीं रहे फाइनेंस अवेलेबल करने के लिए, तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो फाइनेंस का काम करती है, ये प्राइवेट होती है जो लोगों को फाइनेंस अवेलेबल कराती है। ठीक है, क्योंकि बैंक एक सफिशिएंट नहीं है, मतलब इस फील्ड में अगर मैं बैंक लोन की बात करूं तो बैंक अपने आप में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है लोगों को फाइनेंस अवेलेबल कराने में।
साथ ही बैंक की टर्म्स कंडीशन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बैंक बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके ही आपको पैसा अवेलेबल कराता है। तो फिर उसके बाद है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ, जो लोगों को फाइनेंस अवेलेबल करवाती है इजी टर्म्स पे, ठीक है। और साथ ही साथ बैंक जो हमें लोन देता है वो जनरली हमारे शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए लोन देता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए भी हमें फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। तो ये जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हम ओपन करने लगे, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए और ये लोगों को इजी इंस्टॉलमेंट पे और इजी कंडीशंस पे फाइनेंस की फैसिलिटी देती है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं देती, लॉन्ग टर्म की भी फाइनेंस की फैसिलिटी हमें अवेलेबल कराते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं मैडम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या? कुछ नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को पैसे अवेलेबल कराती है, लमसम पैसा दे दिया, किस्तों में आपसे पैसा इंटरेस्ट आपसे चार्ज करके बिजनेस बनता है हमारा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये भी आरबीआई की नॉर्म्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मत माना कि भाई जैसे हमारे मर्चेंट बैंकर्स थे पहले, जो आपको इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मैंने आपको कराया था, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि वो आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे, वो अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी आरबीआई के नॉर्म्स में ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है तो डेफिनेटली इनकी सर्विस की क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। और लोगों को बिजनेस डेवलप करने के लिए, नए नए इंस्टीट्यूशन ओपन करने के लिए, नए बिजनेस को या एसेट्स परचेज करने के लिए इजी इंस्टॉलमेंट पर ये लोगों को क्या करती है, फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल करती है। फीचर्स में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल कराता है, यानी जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि जो बैंक थे वो तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको फाइनेंस दे रहे थे, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लॉन्ग टाइम के लिए भी फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। जितना चाहे उतने टाइम के लिए आप फाइनेंस रेज कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सेकंड है मैनेजरियल एडवाइस, कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ फाइनेंस देने का काम ही नहीं करते, ये बहुत सारे काम करते हैं। दूसरा काम इनका आता है मैनेजरियल एडवाइस। मैनेजरियल एडवाइस का मतलब ये बिजनेसमैन को एडवाइस भी देने का काम करते हैं कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करो, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो और कहाँ इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है, फ्यूचर में किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, कौन से बिजनेस की डिमांड बढ़ेगी और वहाँ इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा या आपको ज्यादा फायदा होगा। इस टाइप की जो एडवाइस है या गाइडलाइंस है ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये प्रोवाइड करते हैं। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेसमैन को एडवाइस प्रोवाइड करती है कि किस जगह आपको अपना फाइनेंस इन्वेस्ट करना चाहिए जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कई बार मेरे पास पैसा तो है लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेस का स्कोप फ्यूचर में ज्यादा रहेगा, जहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो कौन मुझे बताएगा? कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझे एडवाइस देगा, फीस लेता है एडवाइस देने की, कभी मत सोचना फ्री में देता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझे एडवाइस देता है कि सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कौन सा है जहां आपको इन्वेस्ट करना है, उसके फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस भी क्या है, ज्यादा है। तीसरा आता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो ऊपर भी आ चुका है, ठीक है, कि भाई ये सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही फाइनेंस नहीं, मिड टर्म या अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो भी अवेलेबल कराता है। समझ आ गया? हर टाइप की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म, सभी टाइप का फाइनेंस अवेलेबल कराता है। सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटी, सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये कंपनियों के शेयर इशू करने का काम भी करता है। आप लोगों को पता है जब भी एक कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होगी, प्रोस्पेक्टस बनवाना होता है, कॉमन सील बनवानी होती है, वेरियस टाइप की लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनी क्या करती है, फुलफिल करती है। अब कंपनी का लॉट ऑफ टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता है शेयर इशू करने में। कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट है ना किसी भी पर्सन किसी इंस्टीट्यूशन को दे देती है और कहती है भाई आप शेयर इशू कर लो, और उस शेयर इशू करने के बदले में आप हमारे से क्या ले लो, फीस ले लो। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कंपनियों के बिहाफ पर शेयर इशू करने का काम भी करता है, और उस शेयर इशू काम के बदले में ये कंपनी से क्या लेता है, अपनी फीस लेता है, प्रॉपर फ्री में निकलता है। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे कंपनी के नाम से ये बनवाएगा, जो भी काम करना होगा जिससे परमिशन लेनी होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारी परमिशन सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा और कंपनी के नाम से मार्केट में शेयर इशू कर देता है। तो कंपनी का सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है और अपने शेयर इशू काम के बदले में ये कंपनी से क्या चार्ज करता है, फीस चार्ज करेगा। उसके बाद आता है अंडर राइटर का काम भी करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अंडर राइटर और ब्रोकर में डिफरेंस मैंने पहले भी बताया था। ब्रोकर वो पर्सन होता है जो आपके शेयर को परचेज एंड सेल करवाने में हेल्प करता है, उस परचेज एंड सेल के बदले में अपना ब्रोकरेज आपसे चार्ज करता है, दलाली
दलाली चार्ज करता है, ठीक है। लेकिन अंडर राइटर भी एक मीडिएटर ही होता है, इंटरमीडिएटर है। अंडर राइटर क्या करता है, जिन कंपनियों की मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं होती उन कंपनियों के शेयर्स, वो कंपनी अपने शेयर्स अंडर राइटर को भेज देती है, कहती है हमारे शेयर 10 रुपए के रेट से मार्केट में सेल करने हैं, 1000 शेयर आपको सेल करने हैं 50 रुपए के रेट से, फॉर एग्जाम्पल। अंडर राइटर वो 1000 शेयर्स मार्केट में सेल करता है अपनी गुडविल के ब्याज पर, और जितने शेयर्स मार्केट में सेल होते हैं वो सेल हो जाते हैं, और जो शेयर्स मार्केट में सेल नहीं हुए वो सारे शेयर्स अंडर राइटर खुद खरीद लेता है। वो सारे शेयर्स कौन खरीद लेता है, अंडर राइटर खुद खरीद लेता है। तो उस पर्सन को अंडर राइटर कहा जाता है, बड़ा रिस्की पर्सन है, बड़ा रिस्की पर्सन है, क्योंकि ब्रोकर तो कोई रिस्क नहीं उठाता भाई, जो डील कराए उसका कमीशन ले लिया, जो डील नहीं कराई कोई कमीशन नहीं मिला। आप सोचो कितना रिस्क ले रहा है, कंपनी को कह दिया आपको 1000 शेयर में इशू कर दूंगा, मार्केट में हो सकता है मान लो 800 शेयर ही सेल हो, कंपनी ने रेट फिक्स कर दिया 50 का शेयर, अगर ज्यादा बेच रहा है तो तू ले ले ज्यादा कमीशन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 का रेट के पैसे मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए। वो तो कंपनी के 1000 शेयर का 50 के रेट से पैसे कंपनी के अकाउंट में डालेगा। अब जितने शेयर्स वो मार्केट में सेल कर पा रहा है उतने सेल कर देगा, जो नहीं हुए बाय द वे तो अंडर राइटर खुद खरीदेगा। ये काम भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है, कंपनियों से डील करते हैं कि हम आपके 1000 शेयर मार्केट में क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। समझ आ गया, जितने शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इशू हुए उतनी अच्छी बात है, जो शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इशू नहीं हुए वो शेयर्स अंडर राइटर खुद परचेज कर लेता है। तो ये अंडर राइटर का काम भी करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ आ गया। यहाँ अब फिर क्वेश्चन आता है बेटा, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में क्या मेन डिफरेंस है, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट में क्या मेन डिफरेंस है, दोनों पॉइंट सेम है या दोनों पॉइंट में डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर भी सब्सक्राइबर और सिक्योरिटी की कंपनियों के शेयर इशू करने का काम कर रहा है, और यहाँ पर भी अंडर राइटर का काम कर रहा है, अंडर राइटर भी तो शेयर इशू ही करता है। क्या मेन डिफरेंस है दोनों में, या दोनों पॉइंट सेम है? बोलो, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर वो सारे शेयर खुद नहीं खरीदता, कंपनी उसको कह देती है कि भाई ये शेयर्स है और इन शेयर्स को मार्केट में इशू कर दो, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने वो सारे आप बनवाओगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, जो खर्चा आएगा कंपनी पेमेंट करेगी उस खर्चे की, और वो तो मार्केट में कंपनी के नाम से शेयर इशू कर देगा। जितने शेयर सेल हो गए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुए तो कंपनी अपने वापस ले लेगी। इसका तो बस अपने जो काम इसको दिया है ना शेयर इशू करने का, वो काम करता है, उस काम की फीस लेता है बस, इसके अलावा इसका कोई रिस्क नहीं है। कहाँ? सब्सक्राइबर और सिक्योरिटी। लेकिन ये अंडर राइटर का काम करेगा तो उस केस में ये सारे एक्सपेंस खुद बियर करेगा, क्योंकि कंपनी ने इसने डील कर दी है कि मैं आपके 1000 शेयर इशू करूंगा इस रेट से। उसके बाद ये कैसे करता है, क्या तरीका है, कुछ नहीं पता इसका, अपने खुद की गुडविल के ब्याह पर ये शेयर इशू कर रहा है, जो हो गए बहुत अच्छी बात नहीं, खुद खरीदेगा, कंपनी के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अब बाकी सारी हेडेक इसकी खुद की होती है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है। गारंटी लोन कहते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो गारंटी लोन भी अवेलेबल कराता है। गारंटी लोन का मतलब कि गारंटी पर लोगों को पैसे अवेलेबल कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैंने कल आपको नहीं बताया था, जब एक कंपनी बहुत लार्ज स्केल पर लोन ले लेती है तो उस केस में कंपनी को ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, तो वो ये ट्रस्टी का रोल भी प्ले करता है। समझा गया, गवाही भी देता है, वही गारंटी लोन है। कि अगर मान लो किसी भी कंपनी ने लोन लिया है किसी कहीं से भी, तो उस केस में ये उस कंपनी के ब्याज पर गारंटी भी दे देता है कि अगर कंपनी ने टाइम पर आपका पैसा पेमेंट नहीं किया तो उसका पैसा मैं पेमेंट करूंगा। तो इट मीन्स गारंटी अवेलेबल करने का काम कर रहा है। समझ आ गया गारंटी कैसे है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल है, मैंने क्या किया, SBI बैंक से लोन ले लिया, मैंने SBI बैंक से लोन ले लिया। अब उस केस में SBI बैंक ना मेरे से ये कहता है कि भाई आप गवाही दिलाओ किसी से भी कि मान लो आपने अगर लॉस हो गया तो आपका पैसा कौन देगा। तो फिर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, मेरे ब्याह पर SBI को गवाही देता है, गारंटी देता है कि अगर इस बंदे ने आपका पैसा पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो ये गवाही उन्हीं लोगों को देंगे जो इसके रेपुटेड कस्टमर्स हैं, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, उन्हीं की ही ये क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। सब लोगों की, नॉर्मल लोगों की गारंटी नहीं देता है कभी भी। अगर ये सब नॉर्मल लोगों की गारंटी देने लग जाए तो इनको क्या हो जाएगा, लॉस, ऐसे तो पिट जाएंगे। इनको पता है भाई ये अच्छी फर्म है, अच्छा इसका फाइनेंशियल स्टेटस है, पैसा दे सकती है, मेरा रेपुटेड क्लाइंट है, तो ये उनकी गारंटी देने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। ओके। और लास्ट पॉइंट है लोन इन फॉरेन करेंसी। लोन इन फॉरेन करेंसी का मतलब होता है कि अगर आपको कोई असेट्स इंपोर्ट करनी है तो उस असेट्स को इंपोर्ट करने के लिए भी ये आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। फॉरेन करेंसी का मतलब ये नहीं है कि रुपीज में लोन ना देकर आपको फॉरेन करेंसी में लोन दे रहे हैं। इसका मतलब होता है कि अगर फॉरेन से कोई एसेट
इंडियन करेंसी में देगा, लेकिन बाद में आप उसको कन्वर्ट करा के फॉरेन में पेमेंट कर सकते हो। तो कहीं बाहर से कोई असेट्स अगर हमें इंपोर्ट करनी है, कोई भी असेट्स अगर मुझे इंपोर्ट करनी है, तो उस असेट्स के इंपोर्ट करने के लिए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझे फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। समझ आ गया? तो आपका क्वेश्चन क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों को फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। इंडिपेंडेंस से पहले इस टाइप की कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं था। जैसे जैसे मेरी इकोनॉमी डेवलप हुई तो बैंक लोन प्रोवाइड करने में सफिशिएंट नहीं थे, तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेवलप हुआ जो लोगों को इजी टर्म्स पर क्या देती है? फाइनेंस की फैसिलिटी देती है। ये लॉन्ग टर्म का फाइनेंस अवेलेबल कराती है, फाइनेंस के साथ साथ लोगों को एडवाइस भी देती है कि आपको कहाँ कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का पहले आ चुका है। ये शेयर इशू करने का काम करती है कंपनी के बिहाफ पर, ये अंडरराइटर का रोल प्ले करता है और ये कंपनी को गारंटी भी दे देते हैं, कंपनी के बिहाफ पर गारंटी दे देते हैं किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को कि अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मैं पेमेंट करूंगा। अगर मुझे कोई असेट्स इंपोर्ट करनी होती है तो उस केस में भी हमें क्या देते हैं? फाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं। बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग और फीचर्स में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज बोले। आशीष, एनी अदर स्टूडेंट गर्ल्स में नहीं है?